हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि प्रिज्म द्वारा कैसे अपवर्तन की घटना होती है और प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का व्यंजक क्या होता है, जो हमारे 12th क्लास के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है और उसके रे डायग्राम कैसे एक्चुअल में खींचा जाता है तथा इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है। तो हम सबसे पहले एक प्रिज्म ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रिज्म बनाते हैं। ये हमारा एक प्रिज्म है जिसका एक सरफेस हमें कुछ ऐसे देखने को मिलता है, जिसे हम रे डायग्राम बनाने के लिए उसके सरफेस को ऐसे दिखाते हैं। हम यहाँ से इस प्रिज्म पर प्रकाश को आपतित करेंगे। जैसे इस प्रिज्म पर अगर हम मान लें प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार आपतित हो, लेट अस अज्यूम अगर कोई प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार आ रही है तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा प्रकाश की अपवर्तन की घटना। ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म का अपना एक एंगल होगा। इसके एंगल को हम यहाँ पर दिखा देते हैं, प्रिज्म का एंगल ए। इस प्रिज्म का नाम दे देते हैं हम ABC। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो प्रिज्म है, इससे इसके बाहर का मीडियम, प्रिज्म जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम को हम यहाँ से एयर एज्यूम करेंगे। और ये जो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है इसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इसका अपवर्तनांक हम दिखा देंगे म्यू, अर्थात इधर भी हवा, इधर भी हवा, इधर भी हवा, ये बीच मीडियम में रखा गया है। जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना हमें देखने को मिलता है। जैसे प्रकाश की अपवर्तन की घटना इस पॉइंट द्वारा होगा, अर्थात इस सरफेस द्वारा। तो ये प्रकाश किस दिशा में जाएगा, इस दिशा को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्रकाश अपना पथ किधर मोड़ पाएगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर हम एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे। अभिलंब कुछ इस प्रकार, जो इस सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये जो हमारा अभिलंब है, तो ये प्रकाश की किरण अपने पथ से कैसे विचलित होगा, तो हम मान लेते हैं ये अभिलंब हो गया। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण यहाँ पर हम दिखा देंगे आपतन कोण I1। अब ये प्रकाश किरण किधर जाएगा, तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, चूँकि ये जो प्रिज्म है जिस मटेरियल का बना है इसका अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, तो ये सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार यहाँ से जाएगी, जैसे आपको देखने को मिलेगा। ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार जाएगी। पुनः जैसे ही इस सरफेस पर प्रकाश की किरण पहुँचती है तो यहाँ पर अगेन मीडियम चेंज हो रहा है, जिसके कारण पुनः प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखने को मिल रहा है। तो पुनः इसके पाथ को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अगेन एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर एक अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्रकाश किरण किधर जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक अभिलंब कुछ इस प्रकार होगा। ये हमारा अभिलंब हो गया। अब यहाँ से हम आसानी से ये पता कर पाएंगे कि ये प्रकाश किरण किधर जाएगा। आइए देखते हैं। तो इस पॉइंट पर आप देखेंगे, इस पॉइंट पर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर मुड़ती है। तो ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे जाएगा। प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर, अर्थात ये कुछ ऐसे जाएगी। इस प्रकार हम प्रकाश के अपवर्तन के पथ को आसानी से दिखा सकते हैं। अब हम यहाँ से इस अपवर्तन की घटना में प्रिज्म में आए हुए विभिन्न पैरामीटर को दिखाएंगे। जैसे इस प्रिज्म में हम विभिन्न पॉइंट पर बने हुए एंगल को दिखाएंगे। तो जैसा कि आप इस पॉइंट में देख रहे हैं, यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ से इस सरफेस के लिए ये हमारा अपवर्तन कोण होगा। तो इस अपवर्तन कोण को हम यहाँ से दिखा देंगे। यहाँ से
अपवर्तन कोण को हम दिखाएंगे। इस एंगल को हम यहाँ से मान लेंगे R1। अगेन जब प्रकाश किरण इस सरफेस पे गया तो इस एंगल को हम मान लेते हैं यहाँ से R2। इस सरफेस के लिए आपतन कोण ये होगा और अपवर्तन कोण ये होगा। तो इस स्थिति में अगेन हम इस एंगल को दिखाएंगे। तो इस एंगल को हम यहाँ से दिखा देते हैं I2। जी हाँ, ये हमारा एंगल हो गया। 2 बार इस प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ है और यहाँ पर जो पैरामीटर है हमारा एंगल हम यहाँ पर दिखा दिए हैं। ये हमारा प्रिज्म का एंगल है। अब हम दिए गए पॉइंट्स को नोमेनक्लेचर करेंगे। तो दिए गए पॉइंट्स का हम नाम देंगे। नाम यहाँ से हम देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम P, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q और ये जो हमारा पॉइंट है इसको मान लेते हैं R। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर इस प्रिज्म द्वारा अपवर्तन की घटना में हम ये विचलन कोण को फाइंड करेंगे। तो विचलन कोण कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम आपतित किरण का मूल पथ ड्रॉ करेंगे। आपतित किरण का जो मूल पथ है ये कुछ ऐसे होगा। आपतित किरण का मूल पथ अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो आपतित किरण कुछ इस प्रकार जाती हुई नज़र आती है। जैसा कि आप इस रे डायग्राम देख रहे हैं, अगर ये हमारा मीडियम चेंज नहीं होता तो प्रकाश किरण कुछ ऐसे जाती, लेकिन फाइनली 2 बार अपवर्तन के बाद ये प्रकाश किरण कुछ इधर मुड़ गई है। तो इसे हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल हमें बन रहा है यहाँ पर, इस एंगल को ही हम विचलन कोण के नाम से जानते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम विचलन कोण को कैपिटल D से सूचित कर रहे हैं, या यहाँ पर हम विचलन कोण को इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये विचलन कोण है क्या? विचलन कोण को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो विचलन कोण क्या है? प्रकाश किरण का अपने मूल पथ से जितने डिग्री एंगल से वह मुड़ जाती है उस एंगल को ही विचलन कोण कहा जाता है। अर्थात आप यहाँ पे देखेंगे प्रकाश किरण का ये मूल पथ और ये प्रकाश किरण कुछ इधर जा रहा है। तो ये हम पीछे की ओर एक्सटेंड करके ये चेक कर पा रहे हैं कि ये अपने मूल पथ से कितने डिग्री एंगल से मुड़ चुका है। तो ये जो एंगल है ये विचलन कोण का है। अब चूंकि हमें प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का व्यंजक डिराइव करना है, तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का व्यंजक हमें ये बताता है कि एक वैसा इक्वेशन डिराइव करें जिसमें प्रिज्म का अपवर्तनांक मौजूद हो, साथ ही साथ प्रिज्म का कोण हो और विचलन कोण, अर्थात इन 3 राशियों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को हम प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का व्यंजक कहते हैं। तो इस दिए गए चित्र की सहायता से सबसे पहले हम विचलन कोण फाइंड करेंगे। विचलन कोण, इस विचलन कोण को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अगर आप गौर से देखें तो इस विचलन कोण के लिए यहाँ पर इस पॉइंट को एक हम नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं PQR, इसका नाम दे देते हैं S। ओके, ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया S। अब अगर आप विचलन कोण फाइंड करने के लिए इस चित्र में देखें तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज QSR में आप देखेंगे कि ये जो D है ये इस त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण है। बहिष्ठ कोण क्या होता है? तो बहिष्ठ कोण किसी त्रिभुज के अंतः 2 अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से इस विचलन कोण को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस एंगल को निकालना होगा। ये दोनों एंगल निकाल के दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा विचलन कोण। या आप और तरीका अपना सकते हैं कि टोटल विचलन कोण निकालने के लिए आप इस सरफेस द्वारा टोटल विचलन निकालें और पुनः इस सरफेस द्वारा विचलन कोण का मान कितना है, दोनों विचलन कोण के मान को निकालकर अगर हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें टोटल विचलन कोण का मान आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस एंगल को फाइंड करेंगे। ये जो दोनों एंगल हमें दिख रहा है इस एंगल को हम फाइंड करेंगे। तो इस एंगल का मान क्या होगा? तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो एंगल है समूह कोण से, ये एंगल I1 इस पूरे एंगल के बराबर होगा समूह कोण से।
तो इस एंगल को हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर इस कोण को हम कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं। ये हमारा एंगल होगा I1 माइनस R1। अब यहाँ से इस एंगल को अगर हम दिखाना चाहें तो अगेन हमारा सम्मुख कोण ये जो एंगल है और ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर। ये टोटल एंगल इस I2 के बराबर होगा। तो इस I2 में से हम R2 को घटाएंगे तो हमें ये एंगल फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये एंगल I2 माइनस R2। जी हाँ, अब यहाँ से हम आसानी से D का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से दिखाएंगे चित्र से आप देखेंगे त्रिभुज का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज SQR में, त्रिभुज SQR में हम यहाँ से दिखाएंगे D इज इक्वल टू अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर। तो यहाँ से I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस I2। अगर इसे आप हल करें तो हम I1 I2 को एक पास लिख लेंगे, I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन करें तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, I1 I2 माइनस R1 प्लस R2। ये हमारा कुल विचलन कोण के लिए इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब आगे स्टेप में हम क्या करेंगे, तो इस दिए गए इक्वेशन में हम R1 और R2 का मान निकालेंगे। R1 और R2 का मान निकाल कर इस वैल्यू में पुट करेंगे। तो R1 और R2 हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप इस फोटो में देखें। R1 और R2 का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से चूँकि एंगल A और P यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ से अगर हम इस चतुर्भुज को देखें, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आप इस त्रिभुज से R1 और R2 का मान निकालने के लिए हमें इस P का मान पता होना चाहिए। तो P का मान हम कैसे निकालेंगे, P का मान निकालने के लिए हम इस चतुर्भुज को लेंगे। इस चतुर्भुज को चूँकि हम R1 और R2 निकालना चाहते हैं, R1 और R2 निकालने के लिए हमें ये P एंगल पता होना चाहिए इस त्रिभुज के लिए। तो सबसे पहले हम इस P पॉइंट पर बने एंगल को निकालेंगे। तो हमें बड़ा वाला त्रिभुज आपके सामने ये जो दिख रहा है, नाम हम अगर देंगे तो चतुर्भुज AQPR में हम देखेंगे। तो यहाँ से ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों एक समकोण है। तो समकोण होने के कारण यहाँ से हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो पुनः चतुर्भुज, यहाँ पर हम चतुर्भुज का नाम देंगे चतुर्भुज AQPR में। यहाँ से हम दिखाएंगे कि हमारा एंगल AQP बराबर होगा एंगल ARP के। ये हमारा समकोण होगा। चूँकि यहाँ पर इस सरफेस पर ये हमारा विलंब है, तो यहाँ पर ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से चतुर्भुज के टोटल एंगल के अनुसार समेशन ऑफ टोटल एंगल, यहाँ से हम लिखेंगे एंगल A, ये हमारा एंगल A है, प्लस यहाँ से एंगल AQP प्लस एंगल यहाँ से हम P दिखा देंगे, प्लस एंगल ARP इजकल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से हम आसानी से P को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन से अगर आप P निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से P निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वहाँ से हम P निकालेंगे। तो इसलिए एंगल P इजकल टू हमें मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री पुट करेंगे तो 180 और ले जाकर के उससे माइनस करेंगे। तो हम यहाँ से दिखाएंगे 180 माइनस
यहाँ से हमारा एंगल हो जाएगा ए। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमें एंगल P का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से एंगल P का वैल्यू मिल गया तो हम आसानी से R1 और R2 निकाल सकते हैं। तो हम अगेन एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PQR, अगेन त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में हम देखेंगे, त्रिभुज PQR में हम यहाँ से लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस यहाँ से एंगल P इजिकल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम R1 और R2 का मान निकाल सकते हैं। इस एंगल P का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस A इजिकल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम R1 प्लस R2 निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, इस वैल्यू को हम उधर लेकर के जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ये 180 में से 180 घट जाएगा तो ये हमें 0 मिल जाएगा, ये माइनस है तो उधर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात R1 प्लस R2 का मान यहाँ से हमें A के बराबर मिला। कुछ इस प्रकार, जी हाँ, हम यहाँ से R1 और R2 का मान फाइंड कर लिए। अब यहाँ से R1 और R2 का मान अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो हमें देखने को क्या मिलेगा, यहाँ से पुनः समीकरण 1 में R1 प्लस R2 का मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, D इजकल टू I1 प्लस I2, सॉरी यहाँ से I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 का मान यहाँ से मिल जाएगा A। अब यहाँ से हमें एक अन्य इक्वेशन देखने को मिल रहा है। अब ध्यान दें, अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में तो हिला दिए, फिर 20 पर हिलाना है 5-5 मिनट के बाद। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये जो हमारा एंगल है I1 बराबर हो जाएगा I2 के, R1 बराबर हो जाएगा R2 के, और जो हमारा विचलन कोण होगा ये हमारा मिनिमम विचलन कोण होगा। तो यहाँ से हम दिखाएंगे D को, न्यूनतम के लिए दिखा देंगे यहाँ से D मिनिमम, ओके, या आप यहाँ से इसे डेल्टा मिनिमम दिखा सकते हैं। अब यहाँ से इस वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करके यहाँ से R1 फाइंड कर लेंगे और यहाँ से हम I1 फाइंड कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम ले चल के स्नेल्स लॉ पर पुट करेंगे। तो अगेन हम देखेंगे यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन आप यहाँ से R1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे R1 प्लस R2 इजकल टू A। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे R1 इजकल टू R2, तो हम यहाँ पर R2 को R1 ही मान लेंगे। यहाँ से हम R1 इजकल टू A, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2R1 इजकल टू A। अगर यहाँ से हम निकालें R1 तो ये मिल जाएगा, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा A/2। यहाँ से हमें R1 मिल गया। अब पुनः हम इस इक्वेशन से I1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुनः हम इस इक्वेशन से I1 का वैल्यू निकालेंगे। तो इस न्यूनतम विचलन के लिए हम यहाँ से इक्वेशन देंगे, या तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ से दिखाएंगे I1 प्लस I2 के जगह पर भी हम पुट कर देंगे I1 माइनस A। अब यहाँ से
हम इसे हल कर लेंगे। 2i1 माइनस ए, यहाँ से अगर हम i1 निकालें तो हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, इस प्रकार। अब इस R1 और I1 इक्वेशन को हम स्नेल के नियम पे पुट कर देंगे, तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, हम क्या जानते हैं, तो स्नेल के नियमानुसार चूँकि म्यू इजकल टू साइन आई 20 हो बटा गया है। साइन आर, तो इस इक्वेशन पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। हम यहाँ से म्यू इजकल टू म्यू बराबर लिखेंगे साइन आई, तो यहाँ से एंगल हमारा आई यहाँ पे पुट करेंगे, साइन आई का वैल्यू ये हमारा हो जाएगा मिनिमम डेविएशन प्लस प्रिज्म का एंगल डिवाइड 2, और ये हमारा डिवीजन। यहाँ से हम आर का वैल्यू लिखेंगे, साइन R1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा ये बाई 2। तो यहाँ से ये जो हमें इक्वेशन देखने को मिल रहा है, ये इक्वेशन प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का व्यंजक है, जो हमारे +2 के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है कि प्रिज्म के द्वारा विचलन के अपवर्तन का व्यंजक सिद्ध करें। तो इस प्रकार आप आसानी से प्रिज्म द्वारा विचलन कैसे होता है और विचलन कोण को कैसे डिफाइन करते हैं, साथ ही साथ हम किन किन स्टेपों के द्वारा आसानी से इक्वेशन को डिराइव कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का व्यंजक सिद्ध करने आसानी